सभी को नमस्कार। आज वर्ल्ड फिलॉसफी डे है। इस संदर्भ में हम सरल भाषा में ये समझने का प्रयास करेंगे कि फिलॉसफी आखिर है क्या। एक सामान्य व्यक्ति फिलॉसफी को किस रूप में समझ सकता है। यूं तो दुनिया के विख्यात फिलोसफर्स ने इसके बारे में बहुत तरीके की डेफिनेशंस दी हैं, लेकिन उन पर जाने के पहले हम एक बहुत सामान्य परिभाषा से या कहना चाहिए डिस्क्रिप्शन से इसको समझने की कोशिश करें। This word is a torn manuscript with its first and last pages lost. The search for these pages is what we call philosophy. तात्पर्य यह है, ये दुनिया एक तरीके की फटी हुई पांडुलिपि है जिसके पहले और अंतिम पृष्ठ गायब है। इन दोनों पृष्ठों की खोज का नाम ही दर्शन है। ये दोनों पृष्ठ आखिर हैं क्या? देखिए, इस जीवन में आने से पहले हम कहाँ थे और कहाँ से हम इस जीवन में आए हैं, ये पहला प्रश्न है। और इस जिंदगी को व्यतीत करने के बाद हम जाएंगे कहाँ, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। ये दोनों प्रश्न हमारे पास नहीं, बीच के सारे प्रश्न इस जिंदगी रूपी पांडुलिपि में मौजूद है। तो इन्हीं दोनों प्रश्नों की खोज करना दर्शन का प्रयोजन है। तात्पर्य स्पष्ट है कि दर्शन हमारे जीवन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। ये जीवन क्या है, ये क्यों है, ये जैसा है वो किस लिए है, क्या हमारे जीवन का कोई प्रयोजन भी है, हम आखिर कहाँ से आते हैं और सारा जीवन व्यतीत करने के बाद कहाँ चले जाते हैं। इन सारी जिज्ञासाओं को ही दर्शन में प्रस्तुत किया जाता है। अब इसके बाद हम कुछ प्रमुख फिलोसफर्स के द्वारा दर्शन की दी गई कुछ परिभाषाओं पर दृष्टिपात करते हैं। प्लेटो, जो ग्रीक दर्शन के महान विद्वान माने जाते हैं, वो कहते हैं, फिलोसफी एम्स एट अ नॉलेज ऑफ इटर्नल इसेंशियल नेचर ऑफ थिंग्स। इसका तात्पर्य यह है कि दर्शन वस्तुओं के शाश्वत सनातन सत्य की खोज का नाम है। इसका अभिप्राय है कि जो वस्तुएं आज हमें प्राप्त होती हैं वो वास्तव में शाश्वत या सनातन नहीं। जिस दुनिया में हम रहते हैं ये एक बिकमिंग की दुनिया है, एक परिवर्तनशील दुनिया है, पर सत्य परिवर्तनशील नहीं है, वो शाश्वत है, वो बीइंग है। ये जो बिकमिंग है, यह जो संभूति है, यह जो परिवर्तन का जगत है, उसकी प्रतिच्छाया है, उसका आभास है, उसकी अभिव्यक्ति है। मूल सत्ता, मूल वस्तु तो आइडियाज है। ये आइडियाज किसी के मन के आइडिया नहीं है, किसी के मन के विचार नहीं है। इनकी अपनी एक वस्तुगत सत्ता है, एक इनका वास्तविक स्वरूप है जो किसी के मानस से स्वतंत्र स्वयंभू है, अपने में विद्यमान है। वास्तव में प्लेटो के अनुसार एक वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है, प्रत्ययों का, विचारों का एक जगत है। वहीं पर ये सारे प्रत्यय विद्यमान हैं और दुनिया की वस्तुएं इन प्रत्ययों की छाया है, अभिव्यक्तियां हैं। उदाहरण के लिए आप ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स को लीजिए, लाइन, सर्किल, ट्रायंगल, पॉइंट। इनकी एक डेफिनेशन जो ज्योमेट्री में दी जाती है, ठीक वैसी वस्तुएं जगत में मिलनी असंभव है।
ये सारी की सारी आकृतियां टू डायमेंशनल है, लेकिन इस व्यावहारिक जगत में टू डायमेंशनल चीजें नहीं मिलती, वो हमेशा थ्री डायमेंशनल होती है। हमें इस दुनिया में कहीं भी ट्रायंगल नहीं मिलता है, ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट मिल सकता है, लेकिन केवल ट्रायंगल, टू डायमेंशनल ट्रायंगल नहीं मिलता। यहां तक कि अगर हम अपनी नोटबुक में ट्रायंगल की आकृति ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, तो वह भी थ्री डायमेंशनल ही होती है, क्योंकि कुछ न कुछ ऊंचाई उसमें भी अवश्य प्राप्त होती है। इस तरीके से शुद्ध टू डायमेंशनल चीजों का अस्तित्व नहीं प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि प्लेटो के अनुसार यह शुद्ध वस्तुएं, अपने यथार्थ स्वरूप की वस्तुएं प्रत्ययों के जगत में रहती हैं, और इस जगत में उसके अनुरूप जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं वो उसका अधूरा इमिटेशन होती हैं, उसकी प्रतिच्छाया होती हैं, उसकी अपूर्ण प्रतिकृति होती हैं, और इसीलिए वह आभास मानी जाती है। प्रत्ययों का जगत काया है और उसकी अपूर्ण प्रतिलिपियां जो इस जगत की वस्तुएं हैं उसकी छाया है। इसी वजह से प्लेटो का कहना है कि ज्ञान का अर्थ इटर्नल इसेंशियल नेचर ऑफ थिंग्स है। वस्तुओं का जो वास्तविक स्वरूप है, इटर्नल स्वरूप है, इसेंशियल स्वरूप है, उसकी जानकारी ही दर्शन है, जो इस जगत की वस्तुओं में उपलब्ध नहीं होता, बल्कि उन प्रत्ययों में उपलब्ध होता है, उन आइडियाज में उपलब्ध होता है, जिसका अनुकरण करते हुए यह छाया रूपी वस्तुएं इस जगत में अस्तित्ववान होती हैं। ये वस्तुएं जिस सीमा तक उस प्रत्यय का, उस आइडिया का अनुकरण कर पाती हैं, उस सीमा तक सत्य हैं, और जहां तक नहीं कर पाती वहां तक वो असत्य है। फिलॉसफी के संदर्भ में ये जानना चाहेंगे कि इमैनुअल कांट का इस विषय में क्या विचार है। वो कहते हैं, फिलॉसफी इज द साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन। दर्शन बोध की संपरीक्षा एवं विज्ञान है। कांट के अनुसार दर्शन की परीक्षा किए बिना दर्शन में आगे बढ़ने का कोई अर्थ नहीं होता। ज्ञान वो विषय है जो सभी वस्तुओं को उद्भासित करता है, सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है। तो अगर दर्शन सभी वस्तुओं की परीक्षा करता है तो नितांत आवश्यक है कि वह अपनी परीक्षा ज्ञान की परीक्षा से प्रारंभ करे, कि स्वयं ज्ञान क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी सीमा क्या है, उसकी गति क्या है, वो कहां तक वस्तुओं के शुद्ध स्वरूप को दिखला सकता है और कहां वो वैसा नहीं कर सकता है। सामान्य रूप में हम समझते हैं कि ज्ञान वह वस्तु है जो कि वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित करता है, लेकिन कांट का कहना है कि वास्तव में स्थिति इसके विपरीत है। ज्ञान का अपना एक ढांचा होता है और उसी के अनुरूप वो वास्तविकता को हमारे सम्मुख उजागर करता है। वस्तुएं जैसी कि वो स्वयं में है, उस रूप में ज्ञान उन्हें हमारे सम्मुख नहीं प्रस्तुत कर सकता है। इसे एक सामान्य उदाहरण से समझने का प्रयास करिए। जब हम किसी चीज का टेस्ट लेना चाहते हैं तो उस वस्तु को मुख में रखने के बाद मुंह से सलाइवा सिक्रीट होता है, जो उस वस्तु के साथ केमिकल रिएक्शन करता है और फिर वो हमारी टेस्ट बड्स को स्टिमुलेट करता है। तात्पर्य यह है कि अगर वस्तु का सलाइवा के साथ कोई केमिकल रिएक्शन न हो, वस्तु सलाइवा में न घुले, तब तक वस्तु का स्वाद हमें नहीं मिल सकता। ये नितांत स्पष्ट है कि हर वस्तु के स्वाद में सलाइवा का स्वाद भी मिला हुआ होता है। अगर ऐसा न हो तो वस्तु का स्वाद ही हमें प्रतीत नहीं हो पाएगा। ठीक इसी तरह कांट कहते हैं कि ज्ञान मानो सलाइवा है
और उसके अपने कुछ सांचे होते हैं। वस्तु जब ज्ञान का विषय बनती है तो उन सांचों में ढल जाती है, जो कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, और उसी के अनुरूप वस्तु का आभास हमें प्राप्त होता है। वो स्वयं में जिस प्रकार की है, ये हमेशा हमारे लिए अविज्ञेय बना रहता है। अब कांट के उपरांत हम फ्रांसिस हर्बर्ट ब्रैडले के फिलॉसफी के बारे में क्या विचार हैं, इसके बारे में एक दृष्टिपात करेंगे। वो कहते हैं, philosophy is an attempt to know reality as against mere appearances. ब्रैडले आइडियलिस्ट हैं, एक प्रत्ययवादी दार्शनिक हैं। उनके अनुसार ये दुनिया एक आभास है, वास्तविकता एक है, जबकि इस जगत में नानात्व या अनेकता या प्लोरैलिटी या मल्टीप्लिसिटी का साम्राज्य है। वे दिखाना चाहते हैं कि नानात्व या अनेकता या प्लोरैलिटी कभी भी सत्य नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि सामान्य बुद्धि से हमें प्लूरैलिटी या नानात्व सत्य प्रतीत होता है, लेकिन गंभीरता से अगर हम विचार करें तो इसमें नाना प्रकार के अंतर्विरोध होते हैं, और अंतर्विरोध ग्रस्त होने के कारण ही यह दुनिया मात्र आभास स्वरूप है, यह सत्य या यथार्थ नहीं। देखिए, वो कहते हैं कि अगर नानात्व है, प्लूरैलिटी है, नाना वस्तुएं हैं, तो उनमें आपस में कोई संबंध होना चाहिए। वह संबंध किन्हीं दो भिन्न वस्तुओं को संबंधित करने के लिए आवश्यक होता है। वो रिलेशन दो अलग अलग वस्तुओं को जोड़ने के लिए माना जाता है। अब प्रश्न ये है कि अगर एक रिलेशन दो अलग अलग वस्तुओं को जोड़ने के लिए जरूरी है, तो रिलेशन स्वयं में क्या है? क्या वो एक अन्य वस्तु है? अगर वो ऐसी है तो आवश्यक है कि उसका और उन दो अन्य वस्तुओं का भी आपस में कोई संबंध हो, और उसके लिए एक अन्य रिलेशन की जरूरत होगी, और फिर उस अन्य रिलेशन की उन वस्तुओं से संबंधित होने के लिए एक अन्य रिलेशन की जरूरत होगी, और इस तरीके से एक फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेशन का प्रवाह चल पड़ेगा। इस कारण ब्रैडले का कहना है कि ये दुनिया मात्र एक अपीयरेंस है, एक प्रतीति है, वास्तविकता नहीं। अब हम फिलॉसफी के बारे में विश्वविख्यात दार्शनिक बर्टन रसेल के क्या विचार हैं, इससे आपको अवगत कराते हैं। वो कहते हैं, फिलॉसफी इज द अटेम्प्ट टू आंसर अल्टीमेट क्वेश्चंस अबाउट द क्लैरिटी, कोहेरेंस और रीजनेबलनेस of those concepts and presuppositions that non-philosophers presume to be intelligible or obviously true. तात्पर्य यह है कि बर्टन रसेल के अनुसार फिलॉसफी अल्टीमेट क्वेश्चंस को डील करती है, ठीक, किंतु इसके साथ वो हमें सतर्क करते हैं कि इसके पहले के दार्शनिक बहुधा शब्दों को लेकर संग्राम करते रहे। ये जो प्रश्न होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के पद, शब्द, कॉन्सेप्ट और प्रिसपोजिशंस यूज किए जाते हैं, आवश्यक यह है कि इन सब की भी छानबीन कर ली जाए, इन सब की भी एक शुद्ध परिभाषा, मायने या अर्थ निश्चित कर लिया जाए। अन्यथा हम इन बहुअर्थी शब्दों को लेकर के एक दूसरे के साथ विवाद करते रहते हैं और वास्तविक बात तक नहीं पहुंच पाते। इन सारी चीजों को लेकर के, पदों को, शब्दों को, कॉन्सेप्ट्स को, डेफिनेशंस को निर्धारित करने के आधार पर ही दर्शन को आगे बढ़ाने के कारण रसेल को एनालिटिकल फिलॉसफी के प्रमुख उन्नायकों में से एक माना जाता है। इसी के साथ मैं इस लघु वक्तव्य को विराम देता हूं। आप लोगों से निवेदन है कि अगर किसी विशेष विषय पर आपको वीडियो की आवश्यकता हो
तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर सूचित करें। धन्यवाद। शुभमस्तु।